क्या सोच रहे हो? बहू की मुंह दिखाई कीजिए ना, कब से बेचारी आंखें बंद किए बैठी है। कमलकांत हाथ में कंगन का जोड़ा थामे गुमसुम खड़े रहे। ज्यादा देर खड़ा होना भी मानो मुश्किल लग रहा था। मुझे चक्कर आ रहा है, कहते हुए उन्होंने दीवार का सहारा ले लिया और तेजी से हॉल से बाहर निकल आए। अपने कमरे में आकर वह धम से कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह मीलों की रेस दौड़ कर आए हों। पीछे पीछे नंदा भी दौड़ी आई। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था। आप आराम करें, लगता है शादी का भोजन और नींद की कमी आपको तकलीफ दे गई। मुझे अकेला ही रहने दो, किसी को यहाँ मत आने देना। हाँ हाँ, मैं बाहर बोलकर आती हूँ, वह जाते जाते बोली। नहीं नंदा, तुम भी नहीं। कमलकांत एकांत में अपने मन की व्यथा का मंथन करना चाहते थे। जो स्थिति एकदम सामने आ गई थी, उसे जीवन भर कैसे निभा पाएंगे, इसी पर विचार करना चाहते थे। पत्नी को आश्चर्य हुआ कि उसे भी रोकने से मना कर दिया। फिर कुछ सोचा, पंखा तेज कर वह बाहर निकल गई। धीरे धीरे घर में सन्नाटा फैल गया। नंदा 2-3 बार आकर झांक के गई थी। कमलकांत आंखें बंद किए लेटे रहे। एक बार बेटा देबू भी आकर झांक गया, लेकिन उन्हें चैन से सोता देखकर चुपचाप बाहर निकल गया। कमलकांत सो रहे थे, वह तो जानबूझकर बेटे को देखकर सोने का नाटक कर रहे थे। सन्नाटे में उन्हें महसूस हुआ वह गुजरती रात अपने अंदर कितना बड़ा तूफान समेटे हुए है। बेटा व बहू की यह सुहागरात एक पल में तूफान के जोर से धाराशायी हो सकती है। अपने अंदर का तूफान वह दबाए रहे या बहने दे। कमलकांत की आंखों के कोरों में आंसू आकर ठहर गए। नंदा आई, उन्हें निहारकर और सोफे पर सोता देख स्वयं भी सोफे से कुशन उठाकर सर के नीचे लगा कुशन पर ही लुढ़क गई। देबू ने कई बार डॉक्टर बुलाने के लिए कहा था, पर कमलकांत होंठ सिए बैठे रहे थे। पति के शब्दों का पालन करने वाली नंदा ने भी जोर नहीं दिया। विवाह के 25 वर्षों में कभी छोटी मोटी तकरार के अलावा कोई ऐसी चोट नहीं दी थी जिसका घाव रिश्ता रहता। कमलकांत को जब पक्का यकीन हो गया कि नंदा सो गई तो उन्होंने आंखें खोल दी। तब तक आंखों के कोरों पर ठहरे आंसू भी सूख चुके थे। वो चुपचाप उठकर बैठ गए। कमरे में धीमी नीला प्रकाश फैला था। बाहर अंधेरा था। दूर छज्जे पर बिजली की झालरें अब भी सजी थी। रात के इस पहर यदि कोई जग रहा होगा तो देबू, उसकी पत्नी या वह स्वयं। उन्होंने बेबसी से अपने होठों को बींच लिया। काश उन्होंने स्वाति को पहले देख लिया होता। काश वह इंग्लैंड गए ही ना होते। उनके बेटे के गले लगने वाली स्वाति ना जाने कितनों के गले लग चुकी होगी। कैसे बताएं वह देबू और नंदा से कि जिसे वह गृह स्वामिनी मान कर लाए हैं वह नौकरानी बनने के योग्य भी नहीं है। वह एक गिरी हुई चरित्रहीन लड़की है। अंधकार में दूर बिजली की झिलमिलाहट में उन्हें 1 वर्ष पहले की घटना याद आ गई तो वह पीछे अतीत में लुढ़क गए। कमलकांत का ऊन का व्यवहार था, इसमें काफी नाम व पैसा कमाया था उन्होंने। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सभी व्यवसायों से दूर कमलकांत ने जो पैसा कमाया वह घर परिवार पर खर्च किया। पत्नी नंदा व पुत्र देवू के बीच उनका बहुत खुशहाल परिवार था। 1 साल पहले उन्हें व्यापार के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा था। वह एक होटल में ठहरे थे। वहां चेन्नई की एक पार्टी से उनकी मुलाकात होनी थी। नियत समय पर वह शाम 7 बजे होटल के कमरे में पहुंचे थे। लिफ्ट से जाकर उन्होंने होटल के कमरा नंबर 101 के दरवाजे पर ज्यों ही हाथ रखा था, फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक झटके से दरवाजा खुला और एक लड़की तेजी से बाहर निकली। उस लड़की का पूरा चेहरा उनके सामने था। उस लड़की की तरफ वह आकर्षित हुए। कंधे पर थैला टांगे आकर्षण वस्त्रों में घबराई हुई सी वह युवती तेजी से बिना उनकी तरफ देखे बाहर निकल गई। पहले तो उन्होंने सोचा वापस लौट जाए, पता नहीं अंदर क्या चल रहा हो। तभी सामने मिस्टर रंगनाथन जो चेन्नई से आए थे दिख गए तो वापस लौटना मुश्किल हो गया। आइए कमलकांत जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। कैसे रही आपकी यात्रा? जी बहुत अच्छी। पर मिस्टर रंगनाथन, मैं वह लड़की। ओह, वो उस समय पैंट और शर्ट पहन रहे थे। मुस्कुराकर बोले, यह तो मौज मस्ती की चीजें हैं भाई कमलकांत। हम ऊपरी कमाई वाला पैसा 2 ही चीजों पर तो खर्च करते हैं, बीवी के जेवरों पर और ऐसी लड़कियों पर। रंगनाथन जोर से हंस पड़े। कमलकांत का तो जी खराब हो गया। लानत है ऐसे पैसे और ऐश पर। लाखों के नुकसान की बात ना होती तो शायद वह वापस लौट आते, लेकिन बातचीत के बीच वह लड़की उनके जहन से 1 सेकंड को भी नहीं उतरी। क्या मजबूरी थी उसकी? क्यों इस धंधे में लगी है? इतने अनाड़ी तो वह ना थे। जानते थे
पैसा देकर ऐसी लड़कियों का प्रबंध आराम से हो सकता है। होटल में ठहरे उनके व्यवसाय मित्रों ने जरूर उन्हें पैसे देकर बुलाया होगा। उस वक्त वह उस लड़की की आंखों का नीलापन भी भूल गए थे। यह था सिर्फ इतना कि वह एक बुरी लड़की है। चंडीगढ़ लौटकर वह अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ माह बीत गए, तभी उन्हें 3 माह के लिए इंग्लैंड जाना पड़ गया। जब वह इंग्लैंड में थे तो देबू का रिश्ता तभी पत्नी ने तय कर दिया। उनके लौटने के 2 दिनों बाद की शादी की तारीख पड़ी थी। इंग्लैंड से बहू के लिए वह कीमती उपहार भी लाए थे। आने पर नंदा ने कहा भी था, यशोदा को तो आप जानते हो ना? हाँ भाई, तुम्ही ने तो बताया था, जो मुंबई में रहती है, उसी की बेटी स्वाति है ना? हाँ, नंदा बोली। सच पूछो तो पहले मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं तुम इनकार ना कर दो कि एक साधारण परिवार की लड़की को। पगली, उसकी बात काटकर कमलकांत ने कहा, इतना पैसा हमारे पास है, हमें तो सिर्फ एक सुशील बहू चाहिए। यशोदा मेरी बचपन की सहेली थी। शादी के बाद पति के साथ मुंबई चली गई थी। 10 वर्ष हुए दिवाकर को गुजरे। तब से बेटी स्वाति ही नौकरी करके परिवार को चला रही है। सुनो, उसका एक छोटा भाई भी है जो इस वर्ष इंजीनियरिंग में चुना गया है। मैंने यशोदा से कह दिया है कि बेटे की पढ़ाई के खर्चे की चिंता वह ना करे। हम यह जिम्मेदारी पूरी प्यार से उठाना चाहते हैं। आपको बुरा तो नहीं लगा? नंदा, यह तुम्हारा घर भी है और फैसला भी तुम्हारा है। वो हंसकर बोले थे, पर बहू की फोटो तो देख लो, अब कितने दिन बचे हैं? इकट्ठे दुल्हन के लिबास में ही बहू को देखोगे। हाँ, अपना देबू तो खुश है ना? एक ही तो बेटा है, उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे शादी हो सकती है? शादी के दौरान भी वह स्वाति को ठीक से न देख पाए थे। जब भी कोई उन्हें दूल्हा दुल्हन के स्टेज पर उनके साथ फोटो लेने के लिए बुलाने आता, आधे रास्ते से फिर कोई खींच ले जाता। बहू की माथा ढिकाई पर भी वह घूंघट में थी। काश उसी समय उन्होंने फोटो देख ली होती। चीची के शोर पर कमलकांत वर्तमान से लौट आए। सुबह का धुंधलाका फैला हुआ था, लेकिन उनके घर की कालीमा धीरे धीरे और गहरा रही थी। नाश्ते के समय जब वह बाहर नहीं निकले तो देबू डॉक्टर बुला लाया। उसने चेकअप के बाद कहा, कुछ तनाव है, लगता है सोए भी नहीं है। यह दवा दीजिए, इन्हें नींद आनी चाहिए जरूरी। घर बार परेशान था। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो एकदम से बीमार पड़ गए? बहू ना आकर उनके पैर छुए और थोड़ी ही देर वहां खड़ी रही, लेकिन वे आंखें बंद किए पड़े रहे। बाबूजी, आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक है, उन्होंने उत्तर दिया। बहू लौट गई थी। कमलकांत का जी चाहा इस लड़की को फौरन घर से निकाल दे। यदि यह सारी जिंदगी इसी घर में रहेगी तो भला वह कैसे जी पाएंगे? क्या उनका दम नहीं घुटेगा? इस घर की हर सांस, हर कोना उन्हें यह एहसास कराता रहेगा कि उनकी बहू एक गिरी हुई लड़की है। इस सत्य से अनिभिज्ञ नंदा और देबू कितने खुश हैं। वे समझ रहे हैं कि स्वाति के रूप में उन्हें घर की खुशियां आ गई हैं। अजीब कश्मकश है जो उन्हें ना तो जीने दे रही है ना मरने। दूसरे दिन जब उन्होंने पत्नी से किसी पहाड़ी जगह चलने की बात कही तो वह हंस दी। सटिया गए हैं क्या? विवाह हुआ है बेटे का, हनीमून मनाने हम चले। लोग क्या कहेंगे? तो बेटा बहू को भेज दो। उनका तो आरक्षण भी था, पर बहू ही तैयार नहीं हुई कि पिताजी अस्वस्थ हैं, हम अभी नहीं जाएंगे। चिढ़ गए। शराफत और शालीनता का अच्छा नाटक कर रही है यह लड़की। जी हल्का करने के लिए वह फैक्ट्री चले गए। वहाँ सभी उनका हाल जानने के लिए आतुर थे, लेकिन इतने लोगों के बीच भी वह सहज नहीं हो पाए। चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे। ना कोई फाइल खोल कर देखी, ना किसी से बात की। जिसने जो पूछा हाँ हूँ में उत्तर दे दिया। धीरे धीरे कमलकांत अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगे। कारोबार बेटे ने संभाल लिया था। नंदा समझ रही थी कि इंग्लैंड में पति के साथ कुछ ऐसा घटा है जिसने इन्हें तनाव से भर दिया है। 10 माह गुजर गए। स्वाति के पांव उन दिनों भारी थे। अचानक काम के सिलसिले में मुंबई जाने की बात आई तो देबू ने जाने की तैयारी कर ली, पर कमलकांत ने उसे मना कर दिया। मुंबई के नाम से एक दबी चिंगारी फिर भड़क उठी। इतने दिनों बाद भी वह उनके मन से वह बात निकल नहीं पाई थी। मन में मंथन अभी भी चालू था। मुंबई जाकर वह एक बार स्वाति के बारे में पता करना चाहते थे। यह साबित करना होगा कि स्वाति की गुजरी जिंदगी गंदी थी। बलात्कारी की शिकार या मजबूरी में इस कार्य में लगी युवती को चाहे वह एक बार अपना लेते, पर अपनी मर्जी से इस कार्य में लगी युवती को वह माफ करने को तैयार न थे।
एक बार यदि सबूत मिल जाए तो वह बेटे का उससे तलाक दिलवा देंगे। क्यों नहीं मुंबई जाकर यह बात पता करने का विचार उन्हें पहले आया। चुपचाप शादी के एल्बम से स्वाति की एक फोटो निकाल उन्होंने मुंबई जाने का विचार बना लिया। घर में पता चला कि कमलकांत मुंबई जा रहे हैं तो स्वाति ने डरते सहमते एक पत्र उन्हें पकड़ा दिया। बाबूजी, मौका लगे तो घर हो आइए, माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। कहकर उन्होंने पत्र ले लिया। स्वाति के घर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, लेकिन फिर भी कुछ टो लेने की खातिर उसके घर पहुंच गए। बहू यहाँ कहाँ काम करती थी, वह शीघ्र ही मतलब की बात पर आ गए। 5 स्टार होटल में चाचा जी, स्वाति के भाई ने उत्तर दिया। भाई साहब, हमारी तो इच्छा नहीं थी कि स्वाति होटल की नौकरी करे, पर नौकरी अच्छी थी, इज्जतदार होटल है, तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, फिर आसानी से नौकरी मिलती कहाँ है। कमलकांत को लगा कि समदन जी गोल मोल जवाब दे रही हैं कि होटल में उनकी बेटी का काम करना मजबूरी थी। होटल 5 स्टार के स्वागत कक्ष में पहुंचकर उन्होंने स्वाति की फोटो दिखाकर पूछा, मुझे इन मैडम से काम है, क्या आप इनसे मुझे मिला सकती हैं? मैं यहाँ नहीं आई हूँ, पता करती हूँ, कहकर स्वागत कर्मी महिला ने एक बूढ़े वेटर को बुलाकर कुछ पूछा। फिर कमलकांत की तरफ इशारा कर वह वेटर उनके पास आ गया। फिर इशारे से बोला, आप स्वाति जी के रिश्तेदार हैं? पहले कभी नहीं देखा। नहीं, मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूँ, मित्र हूँ। 1 वर्ष पूर्व उन्होंने मुझसे कुछ सामान मंगाया था। आश्चर्य है, स्वाति बिटिया का तो कोई मित्र था ही नहीं, फिर आपसे सामान मंगवाना तो बिल्कुल गले नहीं उतरा। कमलकांत को समझ नहीं आया कि वह क्या उत्तर दे। वेटर कहता रहा, वह यहाँ रूम इंचार्ज थी, सारा स्टाफ उनकी इज्जत करता था। तभी कमलकांत की आंखों के सामने होटल का वह दृश्य घूम गया जब इसी होटल में उनके चेन्नई के मित्र ठहरे थे। उन्होंने एक छोटा सा निर्णय ले लिया और उसी होटल में ठहर गए। जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मंजिल का भी पूरा पता करके ही रहूँगा। शाम को चेन्नई फ़ोन मिलाया, व्यापार की कुछ बातें की। पता चला 2 दिन बाद ही चेन्नई की एक पार्टी मुंबई आने वाली है, तो वह भी रुक गए। सब कुछ मानो चलचित्र सा घटित हो रहा था। कभी कमलकांत सोचते कि पीछे हट जाए, बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं वे, इसमें करारी मात भी मिल सकती है। फिर क्या वह इसे पचा पाएंगे? पर इतना आगे बढ़ने के बाद बाजी कैसे फेंक देते। रात में चेन्नई से आए मित्रों के साथ उसके कमरे में बैठकर वह इधर उधर की बातों के बीच मुख्य मुद्दे पर आ गए। रंगानाथन, एक बात बताओ, ये लड़कियां कैसे मिलती हैं? रंगानाथन ने चौंक कर उन्हें देखा, फिर हंसे। वाह, शौक भी जताया तो इस उम्र में। भाई, हमने तो यह सब छोड़ दिया है। हाँ, यदि तुम चाहो तो इंतजाम हो जाएगा, पर यहाँ नहीं। क्यों? यह होटल इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, यहाँ इसकी सख्त पाबंदी है। क्यों झूठ बोलते हो? मैंने तो अपनी आंखों से तुम्हें एक कमरे से लड़की को निकलते देखा था। रंगानाथन कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक चौंक कर बोला, तुम 2 वर्ष पहले की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, वही, उसकी बात। लपक कर कमलकांत बोले। उनकी सांस तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसे मालूम हो रहा था जीवन के किसी बड़े इम्तिहान का नतीजा निकलने वाला हो। मुझे याद है, वह लड़की यहाँ काम करती थी। मैंने ही उसे जब स्वागत कक्ष में देखा तभी मेरी नीयत खराब हो गई थी। अक्सर होटलों में लड़कियां बुला लिया करता था। उस दिन हाँ, वॉशरूम का नल टपक रहा था। उसने मिस्त्री भेजा। दोबारा फिर जब मैंने शिकायत तनिक ऊंचे लहजे में की तो वह खुद चली आई। उस समय वह घर जा रही थी, इसलिए होटल के वस्त्रों में नहीं थी। इस कारण और आकर्षण लग रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर नोटों की गड्डी उसके हाथ पर रखी, लेकिन वह मेरा हाथ झटककर तेजी से बाहर निकल गई। ये वाक्य मुझे इस कारण भी याद है कि कमरे से निकलते वक्त उसकी आंखें आंसुओं में डूब गई थी। ऐसा हादसा हमारे साथ कम हुआ था। यहाँ से जाने के बाद मुझे दिल का दौरा पड़ा। अब ज़्यादा उत्तेजना मैं सहन नहीं कर पाता। 6 मास पहले ही पत्नी भी चल बसी। अब सादा सरल जीवन काफ़ी रास आता है। रंगानाथन बोलते जा रहे थे। इधर कमलकांत को लग रहा था कि वह हल्के होकर हवा में उड़ते जा रहे हैं। वह जल्दी से होटल से बाहर निकले और सीधे घर पहुंच गए। सब देखकर हैरान थे कि बाबूजी इतनी जल्दी कैसे आ गए। बाबूजी के हाथ में बहुत सारा सामान था। उन्होंने जाते ही बहू को आवाज़ लगाई, स्वाति बिटिया,
इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। स्वाति को उस्मान पकड़ाते हुए बोले, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए लाया हूँ। देवू और नंदा यह सब देखकर हैरान हुए। नंदा बोली, सुनो जी, आप ठीक तो हैं? कमलकांत हंसते हुए बोले, क्यों? अब मैं दादा बनने वाला हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमलकांत नंदा और देवू को कहते हैं, तुम लोग हैरान क्यों हो? अरे भाई, कोई चाय तो पिला दो। इतने में स्वाति बोलती है, बाबूजी मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।